हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग दो सब्जेक्ट का इंग्लिश और सोशल साइंस का जो टर्म 1 यानी एमसीक्यू वाला जो क्वेश्चन था, जिस मॉडल सेट था, उसका हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम लोग मैथ का जो ऑब्जेक्टिव वाला है यानी कि टर्म 1 वाला, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए अब हम लोग जो मैथ का मॉडल पेपर है टर्म 1 वाला, उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए 140 को क्या करना है, ब्रेक करना है। 140 को इस तरह से ब्रेक करेंगे हम लोग, तो 2 से आएगा 70 बार में, फिर 2 से 35, फिर 5 7। ठीक है, यानी 2 2 5 7, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 140 का क्या हो जाएगा, ये सी वाला करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है एक धनात्मक संख्या 6 प्लस 5 का रूप का होता है तो वह संख्या निम्न में से क्या होगा, सम, विषम, अपरिमेय या फिर जीरो। तो देखिए इस तरह वाला आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं। ये सम है कि विषम है, ये विषम है। ठीक है, ऑड नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। यहीं पे 6 प्लस सिर्फ 6 रहता, या 6 प्लस 2 रहता, या 6 प्लस 4 रहता, या 6 प्लस 6 रहता, इस टाइप से, तो वो सम होता। लेकिन यहाँ पे 6 प्लस 5 है, तो ये 6 तो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये 6 तो 2 से डिवाइड होगा लेकिन 5 डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए ये टोटल अगर देखा जाए तो ये विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो देखिए ये एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग इसको सॉल्व भी किए होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है और सिद्ध करने का रहता है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है, यानी ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू तथा आर विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग इसका पढ़े भी होंगे। ए इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, है ना। ए इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, है ना। इसका यूज करके हम लोग जो सिद्ध करते थे सम और विषम वाला, जो अभी क्वेश्चन ऊपर में था भी, उस टाइप वाला इसको सिद्ध करते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है फ्रेंड्स, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 3 और -2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग क्या होता है, क्या है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक है, और अल्फा गुना बीटा क्या दिया हुआ है, यानी शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, -2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, -b/a आना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या आना चाहिए, c/a आना चाहिए। तो देखिए दोनों में a जो है बाय में, यानी यहाँ पे बाय 1, यहाँ भी बाय 1, मतलब a दोनों जगह 1 है, a पता चल गया। b जो है यहाँ पे देखिए b इक्वल टू 3 है, तो b इक्वल टू 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और c इक्वल टू यहाँ पे -2 है। यानी जो यहाँ पे हम लोग को द्विघात जो बहुपद बताना है, देखिए द्विघात बहुपद होता किस रूप में है, ax² + bx + c, इस रूप में होता है ना। तो अब यहाँ से हम लोग को बस a b और c का वैल्यू रख देना है। a की जगह 1 लिखेंगे तो 1x², तो 1 लिखा नहीं जाता है, सिर्फ x² लिख देंगे। ठीक है, फिर b के देखिए b का वैल्यू क्या है, -3, -b इक्वल टू 3 है, तो b इक्वल टू -3, तो यहाँ b के जगह हम लोग -3x, और c क्या है, तो c आप लोग यहाँ देख सकते हैं, c यहाँ पे -2 है, तो यहाँ c के जगह -2, यानी ये वाला x² -3x -2, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 6 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ग्राफ में देखना है कि कितने जगह पे x अक्ष में कट रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें आप लोग x एक जगह यहाँ पे और इस जगह 2 जगह, यानी 1 और 2, 3 जगह टोटल ग्राफ कट रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो शून्यकों का संख्या क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी 3। ठीक है, ग्राफ जितने जगह x अक्ष को काटता है शून्यकों का संख्या उतना ही हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए आप लोग
4u² प्लस 8u का शून्यक यानी जीरो निकालना है, ठीक है। तो देखिए 4u और प्लस 8u इसका शून्यक हम लोग कैसे निकालेंगे, 4u² है और प्लस में 8u है। तो यहाँ पे देखिए 4 मिल रहा है और u मिल रहा है, हम लोग 4u कॉमन ले लेंगे अगर, तो यहाँ पे बचेगा u प्लस यहाँ 4 निकल गया है तो 8 बचा है, मतलब 4 2 जा 8 ये बचेगा, ठीक है। एक बार बचा 4u और एक बार इधर बचा u प्लस 2 और इक्वल टू यहाँ 0 अगर करेंगे हम लोग तो 4u इक्वल टू 0 होगा, या और यहाँ इंग्लिश में लिखेंगे तो u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए u इक्वल टू यहाँ पे जब 0/4 करेंगे या u इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 2, यानी u इक्वल टू यहाँ पे देखिए 0/4 मतलब 0 हो गया, ठीक है। इस जगह क्या हो गया 0 हो गया, यानी u या तो 0 निकलेगा या फिर -2 निकलेगा, यानी यहाँ पे जो u का वैल्यू है 0 और -2 निकल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, जो शून्यक है वो 0 और -2 ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 नंबर का जो है कौन सा होगा, तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है ना डी नंबर में a और c, मतलब एक 0 और एक -2 दोनों आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है। देखिए इस टाइप वाला आप लोग पढ़े ही होंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, इक्वल टू c1/c2 भी है, ठीक है। यानी तीनों इक्वल है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ऐसा होने पर क्या होता था, ग्राफ हम बता चुके हैं 3 तरह का होता है, एक प्रतिच्छेद करने वाला, एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ही आ जाने वाला और एक था समांतर जाने वाला। 3 तरह का ग्राफ होता है। ये होता है अद्वितीय हल यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक हल, और दूसरा वाला में अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल, और तीसरा वाला में कोई हल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को चुनना है इसमें क्या आएगा। तो जब तीनों इक्वल रहता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो उस समय में क्या होता है, ये बीच वाला जो कंडीशन है यानी समपाती रेखा आ जाता है। तो ऐसा में क्या होता है अनेक हल होता है, यानी बी वाला जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 9 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड्स समीकरण, देखिए 2 समीकरण फिर से दिया हुआ है और वही पूछ रहा है जो अभी हम बताएं, सेम वही चीज़ करना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए वही हम लोग को निकालना पड़ेगा a1/a2, ठीक है। a1/a2 निकालेंगे तो a1/a2 कितना निकलेगा, तो a1 देख सकते हैं आप लोग, यहाँ x के साथ जो नंबर रहता है उसको a बोला जाता है। तो यहाँ पे x के साथ एक नंबर एक यहाँ पे है, यानी x के साथ जो नंबर है तो 6 हो गया a1, बाय में a2 में है 3, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। a1/a2 निकाल लिए। अब b1/b2 निकालते हैं, b1/b2, तो देखिए b2 जो y के साथ रहता है नंबर वो b रहता है, तो y के साथ यहाँ पहला वाला में -2 है, यानी b1 है -2, और बाय में b2 कितना है, यहाँ पे y के साथ क्या है, यहाँ पे y के साथ माइनस में 1 है, तो -1 ये कट के क्या हो गया 2/1 यानी 2 यहाँ भी आ गया। अब c1/c2 निकालना है, c1/c2। अब c1 में जो अकेले नंबर है तो देखिए यहाँ पे c1 9 है, 9 बाय में यहाँ c2 12 है, तो 12 इसको काटेंगे, देखिए ये अलग हो गया है ना, ये 2 नहीं आएगा, यानी हम लोग का क्या हो गया a1/a2 इक्वल तो है b1/b2, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है, ठीक है। इसको हम इरेज करके फिर से लिख रहे हैं, देखिए a1/a2 इक्वल है b1/b2, लेकिन इक्वल नहीं है c1/c2। तो ऐसा कंडीशन में कौन वाला होता था, समांतर रेखा, ठीक है। इस तरह जब भी होता है तो कोई हल नहीं होता है और समांतर रेखा होता है। तो यहाँ ऑप्शन 9 नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए बी में है समांतर रेखा, यानी ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में समीकरण युग्म, देखिए 2 समीकरण दे दिया है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको अलग जगह सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए एक समीकरण था x प्लस वाई बराबर 6, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1, और दूसरा था x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन था, ये समीकरण 2 था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करना है और x और y का मान निकालना है, ठीक है, यानी उसका हल ज्ञात करना है।
अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। देखिए घटाने पर भी निकलेगा, जोड़ने पर भी निकलेगा। तो जोड़ने पर क्या होता है कि साइन नहीं बदलना पड़ता है, लेकिन घटाएंगे तो साइन बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग जोड़ रहे हैं मान लेते हैं, तो ये प्लस का वाई और माइनस का वाई दोनों कट जाएगा, और यहाँ एक्स और एक्स 2x हो जाएगा, और इधर 6 है और यहाँ 2 है, 6 और 2 8 हो गया। तो यहाँ x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 8/2 यानी कि 4। ठीक है, x निकल गया 4। अब ये 4 जो निकला x यहाँ समीकरण 1 में या समीकरण 2 में मान को रख देंगे। समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 में x के जगह अगर 4 लिखेंगे तो 4 प्लस में y है और इक्वल टू 6 है। तो यहाँ से y इक्वल टू जब निकालेंगे तो 6 - 4 यानी कि 2, यानी x निकल गया हम लोग का 4 और y निकल गया 2। ठीक है, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है 4 2 वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 11 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो देखिए द्विघात समीकरण किस रूप में होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस रूप में द्विघात समीकरण रहता है। ठीक है, यानी हम लोग को द्विघात समीकरण में पावर 2 देखना है, ये पावर 2 आना जरूरी है। ठीक है, सबसे बड़ा पावर जो है वो 2 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे जब ए नंबर में देखिए, जब यहाँ x और x का गुना करेंगे तो x² आएगा, और इक्वल टू के पार भी x² है। तो जब x² इक्वल टू के इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x² और x² कट जाएगा, यानी x² वाला बचेगा नहीं, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। ठीक है, सेकेंड नंबर में देखिए x + 1 का होल स्क्वायर है, x + 1 का होल स्क्वायर मतलब यहाँ x का स्क्वायर तो आएगा, a का स्क्वायर जब करेंगे तो, और इक्वल टू में भी x² है, यानी ये दोनों भी x² कट जाएगा, यानी यहाँ भी द्विघात समीकरण नहीं होने वाला। ठीक है, और यहाँ पे जो सी नंबर वाला है इसमें देखिए a + b का होल स्क्वायर करेंगे अगर यहाँ पे, तो x² इस साइड तो आएगा, और इस साइड जब हम लोग इक्वल टू के इस पर सॉल्व करेंगे तो इधर 2x आएगा, यानी यहाँ पे स्क्वायर हम लोग का नहीं कटने वाला, यानी ये द्विघात समीकरण सी वाला हो जाएगा। ठीक है, और डी वाला में देखिए इधर x² है और इधर भी x² आएगा, a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो x² और x² इधर भी कटेगा, यानी सी वाला ही करेक्ट है। ठीक है, समझ गए, इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोल रहा है द्विघात समीकरण x² प्लस x - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। देखिए मूलों की प्रकृति, यानी यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, डी निकालना है, विविक्त कर। ठीक है, टर्म 2 में भी आप लोग को डी निकालना है। ठीक है, ये चैप्टर जो है दोनों में दिया हुआ है, 1 और 2 दोनों में। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डी निकालते कैसे हैं, ठीक है, इसको हम अलग पेज में समझाते हैं आप लोग को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, x² प्लस x - 1 बराबर 0, इसमें पूछ रहा है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति का मतलब क्या है, जो x का वैल्यू निकलता है ना, तो वो दोनों समान होंगे और अलग अलग होंगे, ये सब बताना है, मतलब वास्तविक है और समान है कि अलग अलग है। ठीक है, मूलों का प्रकृति यही होता है, और या फिर मूल का अस्तित्व है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो द्विघात समीकरण होते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस रूप में रहते हैं। इसका मतलब यहाँ a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू यहाँ पे x के साथ यहाँ 1 है, x² के साथ तो 1 हो गया। b का वैल्यू क्या है, b यहाँ पे क्या है, b है, b भी 1 है, और c का वैल्यू क्या है, c यहाँ पे माइनस में 1 है। ठीक है, c के जगह यहाँ -1 है। अब हम लोग को निकालना क्या है, d। ठीक है, d, तो d इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है b² - 4ac। d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्त कर। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर -4 गुना 1 और गुना c कितना है, c जो है -1 है। अब यहाँ पे सॉल्व जब करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 1 जा 4, यानी टोटल जोड़ के कितना आया, 5। ठीक है, अब देखिए जो d निकला वो 5 निकला, d इक्वल टू 5। अगर d 0 आता है, ठीक है, अगर d का वैल्यू 0 आ जाएगा तो जो मूल निकलेंगे यानी जो रूट निकलेंगे यानी x का वैल्यू, वो दोनों सेम आएंगे, वास्तविक होंगे लेकिन दोनों समान रहेंगे। और d जब 0 से बड़ा, अभी 5 आ गया जो 0 से क्या है, बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा आता है इसका मतलब मूल का अस्तित्व है और दोनों मूल अलग अलग हैं। ठीक है,
जीरो आया या जीरो से बड़ा आया तो मूल का अस्तित्व होता है, और जीरो से नीचे यानी माइनस में अगर डी का वैल्यू आया तो मूल का अस्तित्व नहीं होता है। तो अभी मूल का अस्तित्व है और मूल कैसे है, दोनों अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि जीरो से बड़ा आ गया है डी। ठीक है, यानी यहाँ 12 नंबर में देखिए कैसा होगा, वास्तविक एवं असमान, क्योंकि डी जो है जीरो से बड़ा है, यानी कि दोनों मूल जो निकलेंगे असमान रहेंगे और रियल रूट रहेंगे, यानी यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब 30 नंबर में देखिए वही सेम चीज़ जो हम बताएं अभी आप लोग को, वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया है। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो देखिए दो भिन्न कब निकलेंगे, जब डी जीरो से बड़ा होगा, और डी मतलब हम अभी बता दिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac देखिए यहाँ पे जीरो से बड़ा है, यानी कि ये वाला सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, अगर यहीं पे दो समान वास्तविक मूल होते हो अगर रहता क्वेश्चन में, तो बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर में फिर वही क्वेश्चन है, फिर से वही बोल रहा है विविक्त कर मतलब ही डी होता है, जो अभी हम डी निकालने आप लोग को सिखाए हैं, डी कैसे निकालते हैं, तो वही चीज़ फिर से क्वेश्चन दे दिया है। यहाँ पे डी हम यहीं पे बना दे रहे हैं। देखिए डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्वेश्चन होता है। बी मतलब यहाँ से चुनना है हम लोग को, बी क्या होता है, जो एक्स के साथ नंबर रहता है, तो एक्स के साथ यहाँ माइनस में 1 है। ठीक है, तो बी हो गया माइनस में 1, उसका स्क्वायर माइनस फिर 4 गुना ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर रहता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ उससे पहले 1 है, तो 1 हो गया ए, और गुना सी क्या होता है, जो नंबर अकेले रहता है, यानी 3, तो 3 हो गया। तो यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर माइनस में 4 3 जा 12, देखिए यहाँ माइनस में 11 आ रहा है। ठीक है, यानी डी का मान यहाँ पे क्या होगा, माइनस में 11, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे पहले, देखिए -11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 15 नंबर में है प्रथम पद ए और सार्वंतर डी वाले एपी का एनवां पद। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो nth वाला आप लोग पढ़ी है, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 16 नंबर में है एक एपी दिया हुआ है, ठीक है, 10 7 4, और इसका 30वां पद। देखिए ये जो फॉर्मूला अभी डी नंबर में यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में टिक किए हैं, इसी फॉर्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 30वां नंबर वाला निकालना है, मतलब एन का वैल्यू 30 है, और जो यहाँ शुरू में रहता है ये ए होता है, ये आप लोग को पता ही है, और डी क्या होता है, सेकंड वाला से फर्स्ट को माइनस करके निकालते हैं। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में बना दे रहे हैं। देखिए ए कितना है, 10 प्लस, हम इसी फॉर्मूला में यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, एन कितना है, तो 30वां निकाल रहा है, मतलब यहाँ पे 30 माइनस 1, और डी कितना है, डिफरेंस कितना का, यहाँ 10 में क्या करने से 7 आया है, -3 करने से, यानी ये डी -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 10 यहाँ 29 हो जाएगा, प्लस में 29, और उसको गुणा करना है माइनस में 3 से, तो यहाँ पे हो गया 10, और यहाँ माइनस में 29 को जब 3 से गुणा करेंगे, यहाँ -3 है, ठीक है, यहाँ -3 रहेगा, तो -3 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 87 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में, अब यहाँ -87 में 10 फिर जब हम लोग घटाएंगे तो माइनस में 77 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है -77, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर वही फॉर्मूला का ही यूज करना है सेम, लेकिन इस बार क्या करना है, इस बार एन निकालना है। एक एपी दे दिया है, और इसका कौन सा पद, मतलब कितना नंबर वाला 78 आएगा, यानी कि यहाँ पे ए एन इक्वल टू हम इसी वाला ऑप्शन से ही बना दे रहे हैं। ठीक है, यहीं पे इसी क्वेश्चन से यहाँ 78 दिया हुआ ए एन इक्वल टू, अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अब देखिए इक्वल टू यहाँ देते हैं, ए कितना है, ए देखिए यहाँ पे इस एपी में 17 नंबर में ए यानी पहला वाला 3 है, तो 3 प्लस यहाँ 3 प्लस एन कितना है, तो एन हम लोग को निकालना है, क्योंकि कितने पदों का जोड़, कितने पद, कौन सा पद 78 है ये निकालना है ना, तो एन -1, और डी डिफरेंस कितना का, 3 में कितना जोड़ने से 8 आया है, 5, यानी यहाँ 5 का अंतर है, हमेशा सेकेंड वाला से फर्स्ट को घटाना है, डी निकल जाएगा, इक्वल टू 78। ये सब हम आप लोग को पहले ही पूरा क्लास करवा चुके हैं एपी का, है ना, ये एपी चैप्टर से है, तो 3, और इस 3 को उस साइड भेज देते हैं, इजी होगा। ठीक है, इस 3 को उस साइड भेज देते हैं, यहाँ पे n-1 और बाहर में 5 है, और इक्वल टू 78, और ये प्लस का 3 को -3 कर दिए। अब यहाँ पे n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 78 में 3 घटेगा तो 75 बचेगा, और उसको डिवाइड करेंगे किससे, ये 5 जो था उससे,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इक्वल टू, जब 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, और जो इसमें -1 था, -1 को जब उस साइड करेंगे तो +1, यानी कि n इक्वल टू क्या हो गया 16, यानी 16th वाला टर्म जो है वो 78 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे n क्या निकला 16वां। ठीक है, अब 18 नंबर का क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। ठीक है, अगर त्रिभुज समरूप है तो उसकी भुजाएं कैसी होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, अब देखिए फिर उसी समानुपाती से ही क्वेश्चन दे दिया कि दो त्रिभुज की भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसको हम दूसरा जगह समझाते हैं आप लोग को। देखिए बोल रहा है कि दो गो त्रिभुज है और इनका जो भुजाएं हैं 4 और 9 का अनुपात में, मतलब एक का मान लेते हैं कि 4 है साइड तो दूसरा का 9 है, तो इनका क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल मतलब एरिया, दोनों का एरिया का जो अनुपात निकलेगा वो क्या निकलेगा। मान लेते हैं कि एक ABC है, दूसरा मान लेते हैं PQR है। ठीक है, तो एरिया ABC बाय में एरिया PQR क्या निकलेगा, इनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात इनका जो साइड है उसी का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, मतलब कि 4/9 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, यानी 16:16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 20 नंबर का क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स, बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC है। ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं कि एक ABC है, और ABC में क्या बोल रहा है, AB 6√3 है, AB 6√3 है, और AC जो है 12 है, AC 12 है, और BC 6 है, BC 6 है। तो B, कौन B है, यहाँ पे कौन B बताना है, ये कौन B क्या होगा, कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन जब भी देता है तो अधिकतर यहाँ पे 90 डिग्री वाला ही ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, फिर भी 90 डिग्री होने के लिए क्या होना चाहिए, जो कर्ण होता है यानी कि जो हाइपोटेनस होता है, आप लोग पढ़े होंगे, बी के लिए पूछ रहा है, तो अगर इसको हम लोग H मान के सोचे और इसको P मान के सोचे या B मान के सोचे, या ऐसे कीजिए, सबसे पहले इसका भी स्क्वायर निकालिए, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर निकालिए। ठीक है, पहले AB का स्क्वायर यानी 6√3 का स्क्वायर। ठीक है, 6√3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36, और गुन्ना में √3 का स्क्वायर 3, यानी इसको गुन्ना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18 और 3 3 जा 9 और 1 मतलब 108, यानी इसका AB का स्क्वायर आ गया 108। अब BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर देखिए 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर तो 36 होगा, ये तो पता ही है, और इधर है 12, AC है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आना चाहिए, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। तो इसमें अगर हम लोग दो को जोड़ के देखें, पहला दो को 108 और 36 को, तो तीसरा वाला का स्क्वायर आ जा रहा है। देखिए 108 और 36 जोड़ेंगे तो 144 आ रहा है, इसका मतलब ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ कोण B क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री में ही ऐसा होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछे तो अधिकतर चांस है कि वो 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से बिंदु P 3 4 की दूरी क्या है। ठीक है, इसको हम अलग जगह समझाते हैं। मूल बिंदु मतलब क्या होता है, मूल बिंदु मतलब जहाँ x और y दोनों कटता है उस जगह को बोला जाता है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। ठीक है, तो इससे जो एक और बिंदु है 3 4, उसकी दूरी बताना है। तो देखिए ये दूरी सूत्र, जैसे यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच का दूरी निकालना है। इसको A B मान सकते हैं, PQ जो मानना है कोई दिक्कत नहीं उससे, इसको O मान लीजिए, इसको P मान लीजिए, तो OP निकालना है, या इसको हम लोग XY भी मान के बना सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, इसका फॉर्मूला क्या है वो मेन है। ठीक है, तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। आप लोग पढ़ ही चुके हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग देखिए x2 और x1 क्या है, पहला जो दोनों रहता है वो x1 और y1 होता है, सेकंड का दोनों x2 और y2 होता है। तो x2 क्या है, 3 है, तो 3 माइनस x1 क्या है, 0, तो 3 - 0 का स्क्वायर, प्लस यहाँ हो गया 4 - y2 है 4 माइनस y1 है 0, 0 का स्क्वायर, और यहाँ रूट भी लगेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे रूट में
3 में 0 घटा तो 3 उसका स्क्वायर प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और प्लस में 4 का स्क्वायर 16। तो इसको जोड़ेंगे तो 25 आएगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, यानी दूरी कितना है 5 है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ 20 नंबर वाला क्या हो जाएगा 5। ठीक है, दूरी 5 है। अब 22 नंबर में देखिए बिंदुओं 2, 5 और 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। ठीक है, ये विभाजन सूत्र से ये सब आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं ना। ठीक है, देखिए 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक 2, 5 और दूसरा पॉइंट है 4, 7। इन दोनों का इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इसका बिल्कुल बीच बीच में एक पॉइंट है, इस पॉइंट का निर्देशांक बताना है। तो देखिए ये मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु के लिए क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला हम आप लोग को बता भी चुके हैं। x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2/2 और y निकालने के लिए क्या होता है y1 प्लस y2/2। ये आप लोग को हम बता ही चुके हैं। अब x1 क्या है, तो देखिए यहाँ पे ये जैसे शुरू वाला दिया हुआ है, यहाँ पे ये x1 और y1 है और इधर वाला x2 और y2 है, यानी x1 और x2 को जोड़ना है, मतलब यहाँ 2 और 4 को जोड़ना है। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 और 6 को फिर 2 से डिवाइड करना है, यानी 3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 और 4 को जोड़ेंगे, उसको डिवाइड करना है 2 से, और y निकालने के लिए क्या करना है y1 और y2 को जोड़ना है, यानी कि यहाँ 5 और 7 को जोड़ना है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 7/2, यानी यहाँ पे आ गया 6/2 और यहाँ आ गया 12/2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, यानी यहाँ पे आंसर 3 और 6, यानी x 3 और सेकंड वाला y 6 होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 22 नंबर में 3 और 6 यही था ऑप्शन ना, यही वाला आंसर था। ठीक है, अब 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए 2 sin a = sin 2a हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक एक करके वैल्यू को रखना पड़ेगा। पहले a के जगह यहाँ पे 30 डिग्री लेके देखना पड़ेगा, फिर 45 डिग्री लेके देखना पड़ेगा, फिर 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, सबका वैल्यू रखना होगा और देखना होगा। एक बार 2 sin a मतलब एक बार 2 sin a इस तरह से सॉल्व करेंगे, a के जगह कितना रखना है, a के जगह 30 डिग्री रखना है एक बार 45 इस तरह, और दूसरा वाला जो है sin 2 है, sin 2 है, तो दोनों वैल्यू को निकालना है और दोनों जिसमें इक्वल आ गया। ठीक है, 30 डिग्री रखने से अगर दोनों जगह इक्वल हो गया तो आंसर 30 होगा। 45 अगर a के जगह रखेंगे और सॉल्व करेंगे दोनों को, ठीक है, तो अगर इक्वल आया तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। ठीक है, हम सी वाला डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, सब नहीं बना रहे, सिर्फ 0 डिग्री वाला बना रहे हैं। तो देखिए देखिए कैसे बनाना है, जैसे 2 हो गया गुन्ना sin a मतलब साइन, अब a के जगह क्या रखना, हम 0 रख के देख रहे हैं 0 डिग्री, तो 2 गुन्ना sin 0 का मान 0 होता है, यानी कि यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, इस तरह sin 2a को सॉल्व करेंगे तो sin 2 और 2 गुन्ना 0, यानी अब यहाँ पे क्या हो गया sin 0 डिग्री है ना, sin 2 गुन्ना 0 0 हो गया, sin 0 का कितना होता है 0। देखिए यहाँ भी इसको सॉल्व किए तो भी 0, इसको सॉल्व किए तो भी 0, यानी 0 डिग्री जो है हम लोग का सी वाला आंसर करेक्ट है। अब 24 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए cos 48 - sin 42 डिग्री, अगर इस तरह का आप लोग को दे रहा है, ठीक है, माइनस वाला अगर क्वेश्चन दे दिया, आप लोग एक्सरसाइज 8.3 बना ही चुके होंगे, उसमें जब भी इस तरह का आ गया क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें साइन और कॉस है या टेन और कॉट है या कोसेक और सेक है, और इन दोनों का एंगल को जोड़ के अगर 90 हो रहा है, इसका मतलब इसको घटाएंगे जब तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए इनमें से किसी एक को चेंज करेंगे, साइन को कॉस में या कॉस को साइन में। कॉस को रहने देते हैं जो 48 डिग्री है इसको रहने देते हैं, माइनस या साइन 42 डिग्री, तो साइन थीटा = एक फॉर्मूला होता है cos 90 - थीटा, है ना, साइन थीटा = cos 90 - थीटा, और थीटा मतलब यहाँ साइन में जो थीटा है, साइन में यहाँ 42 डिग्री है तो यहाँ भी 42 डिग्री, यानी यहाँ cos 48 डिग्री और माइनस यहाँ cos, अब 90 में जब 42 घटाएंगे तो भी 48 आएगा। देखिए cos 48 में cos 48 आया, घटेगा अगर तो 0 बचेगा, यानी जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे दे आप लोग को सीधे 0 ही लिख देना है। ठीक है, माइनस वाला अगर लिखा तो, ठीक है, इस टाइप का जब भी देगा तो 2 ही आंसर आता है, एक तो अगर माइनस में दिया हुआ है तो 0 आंसर हो जाएगा, और अगर बाय में दिया रहता, ठीक है, मान लेते हैं
cos 48 और बाई में साइन 42 दिया रहता तो इसका वैल्यू 1 आता। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का माइनस वाला रहेगा तो 0 वैल्यू को टिक कर दीजिए, और जब इस टाइप का रहेगा तो उसमें 1 को टिक कीजिएगा। ठीक है, दोनों का जो फंक्शन है यानी कि दोनों को कॉस या दोनों को साइन जब चेंज करेंगे साइन में तो दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा, तो कट जब यहाँ से काटेंगे तो 1 हो जाएगा इसीलिए। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, साइन ए बराबर 3/5 लिखा हुआ है। ठीक है, एक ट्राइंगल सबसे पहले इसमें हम लोग बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, कहीं पे भी ए बी सी, बी हमेशा 90 डिग्री में करते हैं। ठीक है, यहाँ मान लेते ए है, यहाँ मान लेते सी है, इस तरह से ए बी सी कर दिए। और यहाँ पे बोल रहा है साइन ए इक्वल टू 3/4 है। ठीक है, साइन ए मतलब ए यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके सामने वाला हमेशा पी हो जाता है, ये नीचे वाला बी हो जाता है, इस साइड वाला एच हो जाता है। एंगल जो भी दिया है उसके सामने वाला को पी बोलते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू लिखा हुआ है साइन ए इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया है कितना 3/5। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू आप लोग को पता ही है क्या होता है, p/h होता है। इसका मतलब p का वैल्यू 3 है और h का वैल्यू 5 है। ठीक है, इस जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें आप लोग को पता ही ना, एक लंब होता है, एक आधार होता है, एक कर्ण होता है। तो यहाँ p देखिए 3 हो गया, यानी ये 3 है, और h जो है 5, ये h 5 है, तो b कितना होगा। तो देखिए b क्या होता है, तो आप लोग को पता है जब इस तरह 3 और 5 है तो तीसरा वाला जो है 4 होगा। ठीक है, 3 4 5, क्योंकि 3 का जब आप लोग फॉर्मूला b इक्वल टू निकालिएगा, b बराबर क्या होता है फॉर्मूला, √h² - p²। ये फॉर्मूला को यूज करके आप लोग b निकालेंगे तो 4 निकल जाएगा। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि 3 4 5 ये एक ट्रिपलेट है। ठीक है, तो 3 4 और 5 रहता है, तो जब 3 और 5 दिया है तो ये 4 निकल जाएगा। तो ये तो b पता चल गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कॉस ए निकालना है, साइन ए दिया है, कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है b/h। ठीक है, तो b कितना हो गया 4, और बाय में h कितना है, h तो यहाँ 5 दिया हुआ है, यानी 4/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, और देखिए एक धरती पर इस तरह से धरती पर एक मीनार जो है टावर जो है सीधा खड़ा है, और धरती के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है मीनार का पैर से। ठीक है, एक जमीन में कहीं बिंदु है, वो कितना दूर है 15 मीटर, यहाँ 15 मीटर है, ये 15 मीटर दूरी है। तो इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इस बिंदु से इस टावर का ऊपर को देखते हैं तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे बनता है 60 डिग्री का कोण। ठीक है, 60 डिग्री। तो हम लोग को क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई मतलब ये वाला निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम लोग को बी सी दिया है और ए बी निकालना है। तो ठीक है, और यहाँ पे थीटा दिया है, तो क्या बताएं अभी हम कि थीटा के सामने वाला पी होता है और ये नीचे साइड वाला बी हो जाएगा। तो पी और बी, यानी हम लोग को पी और बी वाला फॉर्मूला चाहिए। तो पी और बी किस में होता है, टेन में होता है। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो टेन या 60 डिग्री है, टेन 60 डिग्री इक्वल टू p/b। p मतलब ए बी हो गया, p मीन्स ए बी है ना, और बाय में b मतलब बी सी। तो बी सी मतलब यहाँ 15 है, डायरेक्ट 15 लिख दे रहे हैं। और देखिए टेन 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है, और ये 15 जब उधर जाएगा, ठीक है, 15 को इक्वल के उस पार में जब भेजेंगे तो 15 इसके साथ गुन्ना में हो जाएगा, यानी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 और √3 का गुन्ना 15√3, यानी 15√3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, पी आर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण क्यू पी आर का मान होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू समकोण है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे पी मान लेते हैं और यहाँ पे आर मान लेते हैं। ठीक है, और पी क्यू बोल रहा है 3 सेंटीमीटर है और पी आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को कोण क्यू पी आर मतलब यहाँ पे ये वाला, इस जगह वाला एंगल हम लोग को निकालना है, पी वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग त्रिकोणमिति वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग को कोण क्या निकालना है, पी वाला। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, देखिए इस जगह पे थीटा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम लोग को कोण पी निकालने बोला है ना, क्यू पी आर मतलब यहीं पे थीटा निकालना है हम लोग को। ठीक है,
तो देखिए अगर यहाँ पे थीटा है तो हम पहले भी आप लोग को समझाएं त्रिकोणमिति में कि थीटा के सामने जो होता है उसको पी बोला जाता है। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच कॉस थीटा बी बाई एच होता है ना इस तरह से। तो इस थीटा के सामने वाला को पी बोलेंगे और जो 90 डिग्री के सामने होता है वो एच होता है और ये वाला हो गया बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि बी दिया हुआ है और एच दिया हुआ है। ठीक है, 3 और 6 दिया हुआ है बी और एच। तो हम लोग बी और एच वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब बी और एच जिसमें होता है। तो बी और एच किस में होता है? कॉस थीटा में होता है। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है ना। तो देखिए बी कितना है? 3 है, 3 बट्टा एच है 6, यहाँ काटेंगे तो 1/2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 1/2। अब कॉस थीटा अगर 1/2 है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अगर कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 है तो कॉस कितना डिग्री होता है कि वो 1/2 होता है। ठीक है, आप लोग को वैल्यू टेबल भी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, कॉस कितना डिग्री में 1/2 होता है? कॉस 60 डिग्री में होता है ना। ये 1/2 वैल्यू वाला आप लोग को याद है ना। इधर कॉस थीटा है तो इधर भी कॉस थीटा में ले आए। ठीक है, तो अब यहाँ से कॉस कैंसल हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू क्या निकल जाएगा? 60 डिग्री। यही तो हम लोग को निकालना था थीटा का जगह में। ठीक है, थीटा यानी कि कोण पी। तो कोण पी हम लोग को पता चल गया कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, मतलब यहाँ पे 27 नंबर का सी वाला आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, 28 नंबर में एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो देखिए एक वृत्त में अनंत होती है। ठीक है, अब 29 नंबर का क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ और O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है? देखिए बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है इस तरह से, और वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा। ठीक है, इस पर एक बाहर से एक स्पर्श रेखा खींचा गया मान लेते हैं इस तरह से। ये बिंदु P पर केंद्र O है। ठीक है, केंद्र OQ, मतलब इस तरह से O केंद्र है O और यहाँ है Q। तो OQ कितना है? OQ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा इस टाइप से लिखा है कि कंफ्यूज कर दे रहा है। और PQ कितना है? PQ यहाँ पे हम लोग को नहीं पता, लेकिन इसका जो त्रिज्या है, रेडियस जो है R, वो हम लोग को पता है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना है? PQ। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, इस जगह 90 डिग्री बनता है क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। तो यहाँ 90 डिग्री, यानी कि ये जो 12 है ये कर्ण हो गया। ठीक है, H हो गया, ये H हो गया। इसको PB किसी को मान सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन H हमेशा सही मानना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को PQ निकालना है। तो PQ निकालना है तो PQ बराबर क्या हो जाएगा? ये हो गया PQ जो है वो आधार मानिए या लंब मानिए। तो आधार या लंब बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर। यानी यहाँ पे हम लोग को PQ निकालना है। अगर PQ तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर यहाँ पे OQ का स्क्वायर, क्योंकि OQ क्या है? कर्ण है। कर्ण का स्क्वायर घटाओ ये दूसरा वाला जो बचा है PO या OP का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये देखिए फॉर्मूला तो कितना जगह यूज हो रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा मिरेज कर दे रहे हैं नीचे साइड। अब देखिए यहाँ पे OQ दिया हुआ है कितना है? OQ 12 है, तो 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर घटाओ ये था 5 का स्क्वायर। तो 12 रूट अंडर 12 का स्क्वायर 144 हो गया और 5 का स्क्वायर 25। तो 144 में 25 घटाएंगे तो रूट अंडर कितना बचेगा? 119। ठीक है, रूट अंडर 119, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा, रूट 119। ठीक है, अब 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए TP TQ केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है। ठीक है, इस तरह से एक वृत्त है, इस पर TP और TQ, यहाँ पे T है, यहाँ P है, यहाँ Q है। TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ मान लेते बीच में यहाँ पे O है, तो इस तरह से बीच में जो POQ बन रहा है वो 110 डिग्री, इस जगह 110 डिग्री है। ठीक है, इस जगह कितना है? 110 डिग्री। तो यहाँ अगर 110 डिग्री है तो PTQ मतलब इस साइड वाला कितना होगा? तो देखिए ये तो बहुत ही ईजी है
क्योंकि यहाँ पे P के पास 90 डिग्री, यहाँ पे P के पास 90 डिग्री, Q के पास 90 डिग्री। तो और ये एक चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज में आप लोग को पता ही है कि चारों मिल के कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ पे ये सबको जोड़ेंगे, P P O Q T चारों को जोड़ेंगे तो 360 आएगा। तो ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ 90 है और यहाँ 90 है, P और Q तो 90 90 180 हो ही चुका है, और ये T और इधर का O, इन दोनों को भी मिला के 180 होना चाहिए, तब जाके 360 होगा। तो आप लोग इस सब को मत देखिए, P और Q को देखिए ही मत, बस इन दोनों को देखिए आमने सामने का, इन दोनों को जोड़ने पर ही 180 हो जाना चाहिए। तो इधर 110 अगर है तो इस साइड T के तरफ क्या होगा, 70 डिग्री होगा, तभी दोनों मिलके 180 होगा, यानी PTQ कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ऐसे ही आप लोग बना सकते हैं बिना इसको सॉल्व किए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो 90 डिग्री बन रहा है उन दोनों मिलके तो 180 बना दिया, इधर भी मिलके 180, तो 180 और 180 मिलके 360 हो जाता है। यानी हम लोग को सीधा देखना है कि ये और ये 180 होगा, ठीक है। इसको शॉर्ट में ही सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना, इसमें जितना जल्दी बनाइएगा उतना अच्छा है। अब 31 नंबर में एक 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बस फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बट्टा 360 और पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थीटा बता दे रहा है कितना है, 60 डिग्री है, और बाई में 360, और गुन्ना पाई का वैल्यू 22/7, और गुन्ना आर रेडियस कितना है, त्रिज्या है 14, तो 14 गुन्ना 14, ठीक है। 7 से 14 कट गया 2 बार में, फिर यहाँ 60 से 10 पहले काट सकते हैं, 6 का टेबल में 36 6 बार में, ठीक है। अब 2 से अगर यहाँ पे काटते हैं हम लोग 6 को, तो 3 बार में कटेगा। अब नीचे 3 बच गया, ऊपर में बचा 22 और 14, यहाँ पे 22 और 14 को गुन्ना करेंगे तो 308 हो जाएगा, और बाई में देखिए कितना है, नीचे 3 है, तो 308/3 आंसर होने वाला है, ठीक है। देखिए कितना इजी है, बस हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब 32 नंबर का क्वेश्चन में है, आर त्रिज्या वाले उस वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है। देखिए वही क्वेश्चन है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हम बताएं, थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर, वही होता है ना। तो यहाँ पे थीटा की जगह थीटा ना लिख के P लिख दिया है, तो P/360 और पाई आर स्क्वायर होगा। तो देखिए P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर कहाँ पे है, तो ये जो D वाला ऑप्शन है, देखिए यहाँ P/360 है और पाई आर स्क्वायर को इधर कर दिया है, तो वही बात हुआ, ठीक है। गुन्ना ही कर रहे हैं P के साथ पाई आर स्क्वायर का, तो ये ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब 33 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9 है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, ठीक है। ठीक है, देखिए बोल रहा है दो वृत्त है, एक वृत्त है और एक और छोटा वृत्त है, और इन दोनों को मिला के एक बड़ा वृत्त बना रहे हैं, मतलब मिला के नहीं बना रहे, इसका जो रेडियस है, इसका त्रिज्या जो है 19 है, 19, और इसका त्रिज्या है 9, ठीक है। तो बोल रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि इसका रेडियस R1 है, यानी त्रिज्या इसका R2 है, इसका त्रिज्या को मान लेते हैं R है, सिर्फ R। तो बोल रहा है कि इन दोनों का परिधि को मिला के जितना परिधि हो रहा है उतना परिधि इसका अकेले है, यानी अगर हम लोग इसका परिधि यानी इसका सरकमफेरेंस निकालें तो 2πr, ठीक है, 2πr इक्वल है इन दोनों का परिधि, ये दो छोटे वृत्त है, इन दोनों को जोड़ के जो आएगा, यानी यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2πr1 और प्लस यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं साइड में हम 2πr2, ठीक है। मतलब छोटा वाला, दोनों छोटा वाला वृत्तों को का परिधि जो है उसको जोड़ेंगे तो बड़ा वाला वृत्त का परिधि आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2πr इक्वल टू, यहाँ 2π मिल रहा है, 2π कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, R1 प्लस R2। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो R इक्वल टू क्या बच गया, R1 प्लस R2। अब देखिए R1 कितना था, बड़ा वाला वृत्त जो दिया हुआ था पहले से एक 19 था और छोटा वाला का 9 था, मतलब यहाँ पे 19 और 9 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 28 सेंटीमीटर, यानी ये बड़े वृत्त का त्रिज्या था, यही निकालना था हम लोग को, तो 28 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है 28 डिग्री सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 34 नंबर में है
सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। ठीक है, यानी यहाँ पे एक कमरा है उसमें सबसे लंबा कितना बड़ा बांस को रख सकते हैं वो पूछ रहा है। यानी यहाँ पे हम लोग देखिए एक जो रूम होता है कैसा शेप का होता है, रूम घनाभ शेप का होता है इस तरह से। तो इस घनाभ में हम लोग अधिकतम कितना बड़ा बांस को रख सकते हैं, तो इसका जो विकर्ण होगा, जैसे इस कोना से इस कोना को अगर मिलाएं हम लोग तो वो विकर्ण कहलाएगा। तो उसमें सबसे अधिक लंबा बांस या जो भी हम लोग बोल सकते हैं रख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसका विकर्ण का फॉर्मूला निकालना होगा। तो विकर्ण के लिए क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है विकर्ण निकालने का। तो रूट अंडर एल, एल कितना है इसका, लेंथ ब्रेथ हाइट दोनों दिया हुआ है देखिए 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर यानी चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। इन सबको अब जोड़ना पड़ेगा। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 8 का स्क्वायर 64। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 1 5 4 9 हो गया, फिर 6 8 14 और 4 18, 18 का 8 और यहाँ पे हो गया 1 और 1 2 यानी 289, यानी कि यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 17। ठीक है, यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है 17 ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए 35 नंबर में है एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, देखिए इस तरह से शंकु रहता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, इसका जो तिर्यक ऊंचाई मतलब ये टेढ़ा वाला लाइन जो है इसको जिसको एल बोला जाता है वो एल निकालना है, यानी स्लैंट हाइट निकालना है। तो इसका ऊंचाई जो है वो दिया हुआ है कितना है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसका त्रिज्या, त्रिज्या तो नहीं दिया है लेकिन व्यास दिया हुआ है 10, ये पूरा 10 दिया हुआ है लेकिन हम लोग को त्रिज्या चाहिए आधा, तो त्रिज्या कितना होगा 10 का आधा 5 कर देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा ना, आप लोग शॉर्ट में ऐसे ही बना सकते हैं। ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, एल निकालना है। एल क्या होता है, जो कर्ण होता है ना, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बनता है तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया ये वाला, और नीचे वाला आधार हो गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ लगाना है, बस यहाँ पे क्या किया है कि नाम को चेंज कर दिया है ना। तो यहाँ पे एल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर और प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला को जो सीधा ऊंचाई है उसको एच बोलते हैं और नीचे वाला को आर बोलते हैं। तो अब देखिए एच कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 और प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25, यहाँ पे हो गया 169। 169 का वर्गमूल क्या होता है 13 होता है। ठीक है, यहाँ ए वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 13। ठीक है, अब 36 नंबर में मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। ठीक है, एक शंकु है और एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। ठीक है, शंकु था उसको गोला बना दिया गया है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, शंकु को ही गोला बना दिया गया है, इसका मतलब उसका आयतन बराबर होगा, शंकु का आयतन और गोला का आयतन बराबर होगा, और गोला का हम लोग को त्रिज्या निकालना है। ठीक है, इसको हम अलग जगह से समझाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इस तरह से एक शंकु था। ठीक है, ये एक शंकु है मान लेते हैं, और इसको पिघला के एक गोला बना दिया गया। तो इस शंकु का ऊंचाई कितना था 24 सेंटीमीटर और इधर त्रिज्या इसका था 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस गोला का आयतन बराबर हो जाएगा इस शंकु का आयतन। तो हम डायरेक्ट बना दे रहे, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर होगा शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, और ये नीचे का 3 से ये नीचे का 3 भी कट जाएगा। आर दोनों का सेम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये आर तो नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए ये आर दिया हुआ, ये जो ये वाला आर है ये मतलब ये किसके लिए, ये इसका है शंकु का। यहाँ हम लोग R1 और R2 भी लिख सकते थे, R1 का स्क्वायर यहाँ पे गोला के लिए R1 और इसके लिए R2 लिख सकते थे, तो अभी हम नहीं लिखे हैं। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, अभी नहीं लिखे हैं। और मान ले रहे हैं यहाँ पे 3 3 तो कट गया, यहाँ पे 4 बचा हुआ है, R³ है
और इक्वल टू, इधर जो R1 है ये पता है, R1 जो है मतलब ये वाला का, इसका शंकु का 6 है, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुना 6 और गुना एच मतलब ये शंकु का ऊंचाई 24 दिया हुआ है, तो 24 यहाँ लिख देते हैं। और इधर से जो ये 4 गया तो यहाँ पे डिवाइड में 4 चल गया, 4 से काटेंगे तो 6 बार में 24, तो यहाँ पे देखिए R³ बराबर 6 गुना 6 यानी हम लोग इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, R³ इक्वल टू 6 का पावर 3 लिख सकते हैं ना। पावर थ्री मिल गया, इसका मतलब कट गया, तो R इक्वल टू क्या हो गया 6, ठीक है। यानी जो त्रिज्या है गोले का इसका भी 6 सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है ये जो C नंबर है 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। अब 37 नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो यहाँ पे देखिए जो सही वाला आंसर जो है वो बी वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। तो देखिए जो वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच में आलेख खींचते तो उसको त्वरण कहा जाता है, ठीक है। 39 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच रहती है, ठीक है। या तो 0 होगा या 1 होगा या उसके बीच में 0 पॉइंट कुछ होगा। तो देखिए पहला 2/3 है, जब 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, यानी ये प्रायिकता हो सकता है। बी वाला देखिए माइनस में दे दिया है 1.5, ठीक है, माइनस में तो हो नहीं सकता है क्योंकि 0 और 1 के बीच में ही होता है, तो यही वाला आंसर जो है नहीं हो सकता है, ठीक है। 15% को भी चेंज करेंगे बाय 100 करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0.7 तो 0 पॉइंट में है ही 1 और 0 के बीच में, यानी यहाँ पे बी वाला ही करेक्ट है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर में, इसमें बोल रहा है कि यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता। तो देखिए कोई चीज़ का होने का, कोई घटना के होने का प्रायिकता और उसका नहीं होने का प्रायिकता दोनों मिलके 1 होता है। तो अगर होने का प्रायिकता 0.05 है तो नहीं होने का प्रायिकता क्या होगा, तो 1 से घटा देना है, ठीक है। किसको घटा देंगे, 0.05 को, तो जब घटाएंगे तो कितना आएगा 0.95 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।